तुझे दिक्कत है इसमें कोई? नहीं सर, मुझे ये बिहार की न्यूज़पेपर में ये सुर्खियां बनी थी कि नाना पाटेकर ने बिहार के अगेंस्ट बयान दिया है। मैं कभी राज ठाकरे का आपने समर्थन किया था। तो पहले बिहार तेरा नहीं है, बिहार मेरा भी है, तो तेरे अकेले का बिहार नहीं है। सर ये मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था सर। थैंक यू। जो भी सोशल इश्यूज पे जो भी मूवीज बनती हैं उनका जो ओपनिंग होता है वो इतना अच्छा नहीं होता इन रिस्पेक्ट टू जो रोमांटिक मूवीज बनती हैं वो बनती है। तो इसका कोई पर्टिकुलर रीजन है? उसके लिए जिम्मेदार तो हम हैं ना, हम ही तो जिम्मेदार है। सोशल फिल्म है वो नहीं चलती, और जो कमर्शियल है वो ज्यादा चलती है जिसमें नाच गाने हो, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम ही तो है। तो ये सवाल मैं तुझे पूछ रहा हूँ, तू नहीं मुझे पूछ सकती। कभी कभी कहना क्या चाहते हो? कभी कभी आप अपनी फिल्मों से, अपनी कविता से, डायलॉग से पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने एक फिल्म में कहा कि सरकारी पानी सरकारी फाइलों में कुएं समेत गुम हो जाता है। इतने नाना पाटेकर साहब ने बहुत बड़ी गल कह दी है कि हिंदू और मुसलमान च फर्क की है। अपने तो ये आम गल है, अपन तो पता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी च कोई फर्क नहीं, सारे सेम है, खून सारे दे इक्को जिहा। पर नाना पाटेकर ने सिरा हिलाया। क्रांतिवीर फिल्म च भी पहले ही कहा सी, बड़े साल पहला, कि बताओ कि तेरे मेरे खून च फर्क की है। पर ये जिहड़ी गल है रजित शर्मा नूं बाहली चुभ गई होनी लगदा मैनूं। उन्हां दा अंदरों ही खून गर्म हो गया होना, क्योंकि इत्थे बैठे हैं ना इस चैनल ते रजित साहब हिंदू मुस्लिम करने वास्ते जिहड़ी सरकार है मेजोरिटी बनी है जां पूरी मेजोरिटी सरकार नहीं बनी, मतलब बीजेपी का पूरा जोर लगा पिया हिंदू मुस्लिम कर। रजत नूं ते गल बहुत चुभी होनी है, पर नाना पाटेकर साहब ने क्या कमाल दी गल्लां कहियां कि इंसानियत नूं प्यार करना चाहिए इंसान ने। मैं कलाकार हुंदे सुनदे भी कदे कोई फर्क नहीं समझा भी हिंदू च कोई फर्क है, कोई मुसलमान च फर्क है। एक्टर होवे, कलाकार होवे तो अजिहा नाना पाटेकर जैसा, जो असलीयत है, जो असीं पर्दे ते देखते इन्हां नूं उही ये असलीयत है। मैं पहला किसी जमाने च फिल्मां देखदा ही, हुण तो मैं फिल्मां बिल्कुल देखदा नहीं। पर मैं नाना पाटेकर साहब का फैन भी हाँ, बड़ियां वधिया फिल्मां करदे, कुछ मैसेज हुंदा इन्हां फिल्मां च। पर हुण तां फिल्मां उदां दियां आउंदियां ही नहीं है, देख ही नहीं सकदे घर च बैठ के। फिल्मां दे जिहड़े विच कलाकार हुंदे उन्हां दे कपड़े घट पाए हुंदे आ, टीवी दे उपर कपड़ा दे के फिल्म देखण नूं जी करदा भी इन्हां तां कमलियां ने पाए नहीं, असीं टीवी ढक लईए। सो कमाल दी यह इंटरव्यू है, कमाल दी डिबेट है, पोलीटिकल डिबेट कमाल दी आ। सो तुसीं जरूर ध्यान नाल सुनियो और तुसीं अपनी राय जरूर दिओ, तुसीं की कहिंदे हो। अमोल पालेकर ने एक फिल्म बनाई थी थोड़ा सा रुमानी हो जाए, तो उसमें पानी, ये आदमी कहता है अकाल है और मैं बारिश लाऊंगा, 5,000 रुपए दो। सिंबॉलिक था। तो बच्चा पूछता है सच्ची मुच्ची बारिश? तो कहता है हाँ मेरे दोस्त, वही बारिश जो आसमान से आती है, बूंदों में गाती है, पहाड़ों से फिसलती है, नदियों में चलती है, नहरों में मचलती है, कुएं पोखर से मिलती है, खपरेलों पर गिरती है, गलियों में फिरती है, मोड़ पर संभलती है, फिर आगे निकलती है, वही बारिश। ये बारिश अक्सर गीली होती है, इसे पानी भी कहते हैं। उर्दू में आप, मराठी में पानी, तमिल में तन्नी, कन्नड़ में नीर और बांग्ला में इसे जौल कहते हैं। संस्कृत में जिसे वारी, नीर, जीवन, पय, अमृत, उद, अंबु भी कहते हैं। ग्रीक में इसे एक्वा प्यूरा, अंग्रेजी में वाटर, फ्रेंच में और केमिस्ट्री में H2O कहते हैं। ये पानी जब आंख से ढलता है तो आंसू कहलाता है, लेकिन चेहरे पे चढ़ जाए तो रुबाब बन जाता है। कोई शर्म से पानी पानी हो जाता है, और कभी कभी ये पानी सरकारी फाइलों में अपने कुएं समेत चोरी हो जाता है। पानी तो पानी है, पानी जिंदगानी है। इसलिए जब रूह की नदी सूखी हो, मन का हिरन प्यासा हो, दिमाग में लगी हो आग और प्यार की गागर खाली हो, तब मैं हमेशा ये बारिश नाम का गीला पानी लेने की राय देता। मेरी मानिए तो ये बारिश खरीदी है, सस्ती सुंदर टिकाऊ बारिश, सिर्फ 5,000 रुपए में। इससे कम में कोई दे तो चोर की सजा हो मेरी, आपकी जूती सिर पर मेरी बारिश खरीदी है। नाना पाटेकर से हमने पूछा उनकी फिल्मों के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनके गुस्से के बारे में और सियासत में उनके इंटरेस्ट के बारे में। उन्होंने बताया कि वो नौजवान को कैसा पाठ पढ़ाना चाहते हैं, कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं। अब और ये मैंने अखबारों में पढ़ा कि आप राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को साथ आए, इसकी नसीहत दे रहे हैं। नहीं, मैंने कह दिया था कि आप अलग अलग मत रहो, साथ में कुछ करो काम, हमारा भला हो जाएगा।
या ये कह दिया कि जाओ अपने भाई को समझाओ और नहीं समझे तो? नहीं ऐसे नहीं बोला। नाना, ये जो अटैक्स ऑफ 26/11 फिल्म है, इसके बारे में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में पाकिस्तानी आतंकवादियों के सामने पुलिस ऑफिसर को सिर झुकाते, सरेंडर करते, हेल्पलेस दिखाया गया है। गलत है। और ये भी गलत है कि होम मिनिस्ट्री ने बहुत सारे अमेंडमेंट डायलॉग्स को चेंज करने के लिए, सीन्स को चेंज करने के लिए कहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सेंसर बोर्ड को एक चिट्ठी लिखी होम मिनिस्ट्री, वो चिट्ठी की कॉपी मेरे पास में है। नहीं, मुझे नहीं मालूम। सेंसर बोर्ड में एक मोहतरमा थी मुस्लिम, दूसरे एक हमारे भाई साहब थे, और कोई कट नहीं है। फिल्म में कोई ऐसी एक चीज होगी कि नहीं ये निकाल दो, ये लफ्ज निकालो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसमें जो चिट्ठी में लिखा है कि खुफिया विभाग ने सरकार को आगाह किया है कि फिल्म में हमले के दौरान राज्य और केंद्र सरकारों को हतप्रभ और दुविधा में दिखाया गया है। फिल्म में 3 दिन तक ताज होटल में पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ हुई खूनी जंग के दौरान सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को फैसले लेने में देर करते और ढुलमुल रवैया अपनाते भी दिखाया गया है। जा पूछ क्या? हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद नहीं तो इसका मतलब आईबी की इंफॉर्मेशन कमजोर है शायद। नाना, ये सही है कि ये फिल्म इतनी डरावनी है। शेखर कपूर ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म देखी तो उनकी रात की नींद उड़ गई। नहीं, ये जो वाकया था वो हमने सबने देखा है कि जो ये घट रहा था उसके बाद भी कितने दिनों तक आज भी वो याद करो तो हमारी नींद उड़ जाती है। तो वो सामने देखने के बाद तो ये बिल्कुल जायज़ है कि वो नींद तो आएगी नहीं, क्योंकि ये बात ऐसी नहीं कि याद करके हम उसे खुश हो जाए। घिनौनी बात है। तो जो घिनौनी बात है, जिसको याद करके खुश नहीं होती, जिसको देख के नींद उड़ जाती है, उस पर फिल्म बताने की जरूरत क्या है? उसके बाद ये वाकया है, उसके बाद डायरेक्टर कुछ कहना चाहता है, वो आखिर के 15 मिनट है, उस 15 मिनट के लिए ये तो दिखाना पड़ेगा क्या हुआ था। और वो जो 15 मिनट है जिसमें डायरेक्टर कहना चाहता है कि इसके लिए मैंने फिल्म की, और जो मैंने किरदार किया है राकेश मारिया साहब का, तो उसके जरिए उन्होंने कहने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि वो बयां वैसे नहीं कर सकते कि अभी ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। उसका एक पूरा जो इंपैक्ट आता है वो पूरी फिल्म देखने के बाद, कैसे घटा, क्या है, तो आपकी साइकी में हो जाएगा, इससे इसका ये परिणाम होगा, इसका ये परिणाम होगा। और आखिर में जब आप उठ के बाहर जा रहे हैं तो मुझे पूरा यकीन है आप एक लफ्ज नहीं बोलेंगे एक दूसरे के साथ। ये सोचने पे मजबूर करेगी फिल्म। अमिताभ बच्चन ने कहा, उन्होंने कहा जब मैंने फिल्म देखी तो मेरी आंख में आंसू आ गए, मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया, खामोश रह गया। मुझे भी उन्होंने खत लिखा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक ऐसे मेरे सीनियर एक्टर है जिनको देख के हमने कॉलेज में बड़े हुए हम, और उन्होंने मुझे खत लिखा है, फोन पे बात की है कि नाना। तो मैंने कहा कि ये फिल्म तो लगती ही नहीं, ये तो है नहीं फिल्म पैसे कमाने के लिए या चलो कोई कमर्शियल एक्सप्लॉइट करेंगे, वैसी बात है नहीं। ये एक अनुभव है और उसके बाद एक नसीहत है। तो मुझे लगता है कि ये सब यही उम्र के बच्चे हैं, कोई भी धर्म या पंथ का होगा, मेरा बच्चा ऐसे करता क्यों है, मुझे लगता है ये जड़ तक मुझे जाना चाहिए। मैंने आज तक कोई धर्म पंथ मैंने माना नहीं, मुझे लगता है मैं इंसान हूं, ये कहने के लिए नहीं, ये डायलॉग नहीं है, बचपन से लेके, क्योंकि मेरा बचपन गया हूं मुरुड जंजीरा में, मुसलमान मियां अहमद के घर में हम रहते तो मुझे मालूम ही नहीं हिंदू मुसलमान में फर्क क्या होता है। क्या बात है। और सच में मतलब क्या होता है, क्रांतिवीर का सीन देखो, ये खून का जो है चलो थोड़ा ड्रामेटाइज कर दिया, लेकिन असलियत तो वही है, उसमें कोई मतलब ड्रामेबाजी ज्यादा है नहीं। अब उस तरह की हाइकी की फिल्म थी तो उसमें वो करना पड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि ये है ही नहीं कोई फर्क। क्या फर्क हो सकता है, मुझे नहीं लगता। हमारे पास एक इतना बड़ा माध्यम है प्रभावी, और फिल्म के जरिए अगर हम कुछ कहते हैं तो वो बेहतर होगा। तो 26/11 जो फिल्म बनाई है, इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आप? देखो आप, मुझे लगता है कि एक टिकट तो आपको कटवानी पड़ेगी, तो उतने तो पैसे हैं। ऐसे ऐसे अभी सभी कुछ मैं यहाँ बता दूं तो ये देखेंगे नहीं, लेकिन कुछ बता देंगे तो शायद सब लोग देखेंगे। नहीं, मुझे लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि मैं पहले ही कह दूं ये फिल्म है नहीं, एक अनुभव है और उसके बाद एक नसीहत है। और मुझे पूरा यकीन है एक बार देखने के बाद आप चुप नहीं बैठेंगे, 10 बार ये फिल्म देखेंगे, मुझे पूरा यकीन है।
क्योंकि यहाँ ना तो चिकनी चमेली है, ना तो मुन्नी बाई है, कोई नहीं है। बावजूद उसके आप सोचेंगे नहीं ये मुझे देखनी चाहिए। आपको कुछ कहती रहेगी ये फिल्म, वो झंझोड़ देगी आपको। जब फिल्म का विचार आया था जिस दिन रामगोपाल वर्मा के मन में, वो उस साइट पर गए थे ताज में जहां पर यह अटैक हुआ था, और वो मुख्यमंत्री के साथ गए थे, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई थी। ये उस वक्त रामू ने, मुझे नहीं लगता फिल्म के बारे में सोचा होगा। रितेश भी गया था, तो रितेश और रामू फिल्म बनाने की सोच में वहां गए थे। ये सोचना गलत है। मुझे लगता है रामू ने इसकी सफाई भी दी है, उसने कह दिया है 100 बार, तो खैर जाने दो ना यार, वो रामू की बात रामू से करो। लेकिन अब ये फिल्म जब लोग देखेंगे तो क्या उसके बाद किसी 2-4 लोग की कुर्सी जाएगी? नहीं, कुर्सी नहीं जाएगी, मतलब यहां से मतलब मजाक की बात अलग, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद मेरे इन बच्चों में बदलाव बहुत आएगा। मुझे लगता है कि ये नया जो क्रॉप है, ये इनके लिए ये फिल्म है, ये इनके फ्यूचर के लिए है। तो मैं किसकी कुर्सी जाती है नहीं जाती उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। ये सब ठीक हो जाएंगे, फर्म हो जाएंगे, मुझे उससे ज्यादा लेना देना है। सो आई एम श्योर दैट यू लव इट, कंफर्म। नाना, अगर आपका ये कमिटमेंट है कि इस फिल्म से हमारे नौजवान बच्चे कुछ सीखेंगे, तो ये जो इल्जाम है ये मैं वापस ले लेता हूं। अरे अब नहीं भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। 40 साल में इतने इल्जाम लगे, कोर्ट में पहली बार आया हूं। नहीं, मेरे पास बड़ी लंबी फहरिस्त है। नहीं वो तो होगी ना। कुछ तो मेरे भी खिसे में, मैंने कहा मालूम नहीं होंगे तो मैं भी एक लिस्ट दे दूं। लेकिन इल्जाम तो होते रहेंगे। आप अगर फर्म है, आपके यहाँ क्लैरिटी है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होती है। वो क्लैरिटी होनी चाहिए, वो है। पैसे के लिए तो फिल्म बनाई नहीं है, मुझे मालूम है। अगर इससे पैसे कुछ मिलते भी है अगर प्रोड्यूसर को, तो हमने बताया कि भाई ये बातें करनी होगी तुम्हें, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। क्योंकि ऐसी फिल्म में एक कमर्शियल, उसका एक्सप्लॉयटेशन कितना करोगे तुम। मैं यहां मैं सवाल पूछूं, अगर प्रहार देखिए आप, कितनी बार देखी? वेलकम कितनी बार देखी? धंधे में फर्क तो होगा। नहीं, और देखने के बाद मुझे मालूम है, तूने 10 बार बोला है, तू ये 11 बार देखेगा। अरे वाह, अरे वाह। नाना, फिल्म इंडस्ट्री के लोग ये कहते हैं और उनमें ये इंप्रेशन है कि बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। हाँ, ये बिल्कुल। चिल्लाने लगता है, ये डांटने लगता है, लड़ने लगता है, बिल्कुल। झगड़ा करता है। वो स्क्रीन का, उसके पैसे मिलते हैं मुझे। ये सच्ची, मतलब वो रोल के लिए, बाकी गुस्सा तो होता हूं। लेकिन उस गुस्से की वजह से 1-2 डायरेक्टर ने सोचा कि नाना पाटेकर को ये रोल ना दिया जाए। बिल्कुल सही है। ए वेडनेसडे का रोल आपको इसलिए नहीं मिला? बिल्कुल, मुझे नसीर ने बात बताई है कि नसीर वाला रोल वो मुझे देना चाहता था। नसीर ने मेरा नाम सजेस्ट किया था, तो पांडे ने कहा नहीं यार, वो कहीं मार खाना पड़ेगा, तो मैं नहीं मिला। तो मैं बाद में मैं पांडे को मिला हाल में, तो मैंने कहा ऐसे मत कर यार, मतलब थोड़ा गुस्सैल हूं लेकिन मैं पागल नहीं हूं यार। एक और किस्सा मैंने सुना कि एक डायरेक्टर ने आपको कहा कि हीरोइन डांस कर रही है तो नाना थोड़ा से हाथ पैर हिला दो, लेकिन नाना तो ऐसे देखते रहे। अब वो हाथ पैर हिला रही थी, मैं बाबा याद आया। इसलिए जो राइटर है वो भी आपके लिए ऐसे डायलॉग लिखते हैं कि अब वो याद है, आ गए मौत का तमाशा देखने। हाँ। लेकिन ये पर्टिकुलर जो सीन कर रहे थे उस वक्त तबीयत ठीक नहीं थी, मैं अस्पताल में था, और मेहुल कुमार ने तकरीबन 1-2-3 हजार का ऑडियंस बुलाया था। अब मैं ना आऊं, वहां जाऊं तो इतना पेमेंट करना पड़ता। तो मेहुल कुमार हॉस्पिटल में आया नाना, तो मैंने कहा चल चलते हैं। अब सीन लिखा हुआ नहीं है, तो मैंने कहा एक काम कर, एक ही वक्त 5 कैमरे लगा दे, और एक तो कैमरा चलते रहना चाहिए, तो मैगजीन्स तैयार रखना। मुझे मालूम नहीं मैं क्या बोलने वाला हूं। और वैसे सीन हुआ है। वो पहले लिखे हुए नहीं थे। ये बहुत लंबा डायलॉग है। हाँ। पूरा आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका दोगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी आंखें, आपको याद है? हाँ, याद नहीं। आप सुनना चाहते हैं?
ये सच में ये याद नहीं है अभी। अच्छा, इनका कहना है कि देख के अगर इसमें से एक दो लाइनें भी आप बोलते हाँ, तो चलो लोगों को मैं अच्छा। आ गए मेरे मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी और यहीं लटकता रहूंगा। फिर मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, आप चर्चा करते हुए चले जाओगे, खाना खाओगे और फिर से सो जाओगे। तुम्हारी यही नामर्दानगी बुज़दिली एक दिन इसी देश के मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखे। कुछ नहीं कहना चाहता तुम्हें, बस हो गया। मुझे मालूम नहीं, वजूद फिल्म देखी है किसी? वजूद एक फिल्म थी जिसमें एक बेहतरीन कविता जैसी लिखी थी जावेद साहब ने, अख्तर साहब ने। और माधुरी के लिए मैं एक तरफा माधुरी से प्यार करता हूं। जाहिर है उसकी तरफ से तो नहीं हो सकता था। मैं एक्टर हूं, उसमें डायरेक्टर हूं नाटक का, और वो सोचता है कि माधुरी है वहां, और वो सोचते हुए वो कहता है, माधुरी के लिए कहा था तो आज तक भुलाने में। कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताऊं मैं तुम्हें? तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, हर खुशी, प्यार हो, प्रीत हो, मनमीत हो। आंखों में तुम, यादों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में। मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम। जाऊं कहीं, देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो वहीं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं। जब तक किसी काम को पूरा नहीं किया जाए तब तक वो काम नामुमकिन ही लगता है। कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? ये जो तुम्हारा रूप है ये जिंदगी की धूप है, चंदन से तरशा है बदन, बहती है जिसमें एक अगन। ये शौखियां, ये मस्तियां तुमको हवाओं से मिली, जुल्फे घटाओं से मिली, होठों में कलियां खिल गई, आंखों को झीलें मिल गई, चेहरे में सिमटी चांदनी, आवाज में है रागिनी, शीशे के जैसा अंग है, फूलों के जैसा रंग है, नदियों के जैसी चाल है, क्या हुस्न है, क्या हाल है। ये जिस्म की रंगीनियां जैसे हजारों बाहों की ये गोलाइयां, चल में ये परछाइयां, ये नगरियां हैं ख्वाब की। कैसे बताऊं मैं तुम्हें हालत दिले बेताब की? कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताऊं मेरे लिए तुम धर्म हो, ईमान हो, तुम ही इबादत हो मेरी, तुम ही तो चाहत हो मेरी, तुम ही मेरा अरमान हो। तकता हूं मैं हर पल जिसे, तुम ही तो वो तस्वीर हो, तुम ही मेरी तकदीर हो, तुम ही सितारा हो मेरा, तुम ही नजारा हो। यूं ध्यान में मेरे हो तुम, जैसे मुझे घेरे हो तुम। पूरब में तुम, पश्चिम में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम, सारे मेरे जीवन में तुम। हर पल में तुम, हर छिन में तुम, मेरे लिए रास्ता भी तुम, मेरे लिए मंजिल भी तुम, मेरे लिए सागर भी तुम, मेरे लिए साहिल भी तुम। मैं देखता बस तुमको हूं, मैं सोचता बस तुमको हूं, मैं जानता बस तुमको हूं, मैं मानता बस तुमको हूं, तुम ही मेरी पहचान हो। कैसे बताऊं मैं तुम्हें? देवी हो तुम मेरे लिए भगवान हो। कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? कमाल की बात है कि उसकी जो लय है, छंद है, उसकी वजह से 25 साल पहले, 20 साल पहले जो लिखा हुआ है वो जहन से निकलता नहीं। उसका एक रिदम है। छंद की वजह से नहीं निकलता या माधुरी की वजह वो तो है ही, वो तो अध्यात्म है, वो तो होना ही है। लेकिन माधुरी के लिए इतनी अच्छी बातें, और मैंने सुना कि प्रकाश शाह जब राजनीति के सेट पर थे, उन्होंने आपसे कहा गाना गाने के लिए, तो उनको इतना डांटा कि उनकी आंख से आंसू निकल गए। किसे? मैंने प्रकाश को डांटा? अखबारों में तो ही छपा। मैं अखबार ज्यादातर पढ़ता नहीं। और ये भी छपा कि अनुराग कश्यप को आपने एक सीन के दौरान बड़ी जोर से थप्पड़ मारा एक्टिंग करते हुए।
और फिर आपने कहा कि देखा कितनी जोर से मारा, बहुत शाना समझते हैं अपने आप को। ये ऐसे मनगढ़ंत कुछ भी आरोप लगाते हैं। 20 साल से ऐसे आरोप लगाते हुए आए हैं। लोग समझते हैं कि नाना पाटेकर असली जिंदगी में परिंदा के उस खलनायक जैसा है जो बार बार अपना माथा पीटता है। पहला नेशनल अवार्ड वहां मिला था, सर पीटने के बाद। लेकिन असली जिंदगी में भी सर पीटते हैं या सिर्फ दूसरों का? और जब ये अवार्ड मिला था तो मैंने सुना कि स्टेज पर जब आप गए अवार्ड लेने के लिए तो आप बहुत जोर जोर से रोए। नहीं तो मैं क्यों रो भाई? वो मेरा कॉम्पिटिटर था दूसरा, जिसको नहीं मिला वो रो रहा था उस वक्त। लेकिन परिंदा मुझे लगता है कि वो एक परफॉर्मेंस, कुछ बातें कुछ फिल्में ऐसी होती है कि हो जाती है, वहां तुम कुछ करते नहीं, अगल बगल के लोग इतना कुछ करते हैं कि उसकी एक रिएक्शन हो जाती है। वैसे ही मैं 26/11 का भी वही हुआ है। अगर कोई एक्टर कहता है कि ये मैंने किया तो मुझे नहीं लगता वो सही है, क्योंकि उसके लिए बहुत सी बातें निर्भर होती है। मतलब मेरा को आर्टिस्ट है, राइटर है, कैमरामैन है, डायरेक्टर है, और सब कुल मिला के जब हो जाता है तब जाके मजा आता है। नहीं तो मैंने किया ऐसे नहीं होता। मैं खामोशी का जो है रोल संजय भंसाली ने इतना बेहतरीन उसको पहले ही लिख के रखा था, तो उसके बाद जाके सिर्फ करना है तो बड़ी आसानी होती है। हाँ, ये बात जरूर है कि पहले 14 महीने हम वो भाषा सीख रहे थे, ताकि जो डेफ एंड डम की जो भाषा है, जो उसमें जो बच्चे के मेरा काम किया था, उसकी माँ और बाप दोनों डम और डेफ थे, तो उसकी माँ ने हमको सिखाया। तो ये बच्चा जो है माँ बाप को क्या लगता है वो हमको समझाता था कि वो ये कह रही है, वो बीच में उनके साथ, तो वो उधर, तो देखने के बाद इतना बुरा लगता था कि माँ और बाप दोनों गूंगे हैं और ये बच्चा वो कम्युनिकेट करता है लोगों के साथ। परिंदा में मैंने सुना कि जो एक जलने वाला सीन था, हाँ। वो इस कदर हुआ कि आप बिल्कुल मरते मरते बचे। हाँ, मैं जल गया, फिर 1 साल तक मैं शूटिंग नहीं कर पाया। मैं 60 दिन अस्पताल में था। एक वो जो झूले पे जो है मैं जल रहा हूँ, वो वाकई मैं जल रहा था। और लोग सोच रहे थे आप एक्टिंग कर रहे हैं। नहीं, प्रॉब्लम वो है, एक्टिंग तो है ही, लेकिन वो झूला है, इस तरफ भी आग थी, उस तरफ भी आग थी। यहाँ कहीं मैं कूदा और झूले पे लीप लेते हुए वो पैर फिसल गए, लेकिन कांच, एक बहुत सी बोतलें फेंकी थी वहां, तो वो कांच थे, और वहां से उस तरफ से वो जाके चिल्ला रहा था, नाना आर यू ओके? तो मैंने अपनी तरफ देखा तो मेरी वो सब ये स्किन जो है मेरे चप्पल पे गिर गई थी। तो मैंने कहा नो आई एम नॉट ओके। तो फिर जाके बुझाया, फिर वहां डॉक्टर थे, इमीडिएट काट के फिर बाद में नानावटी में अस्पताल में गए। काफी समय अस्पताल में रहना पड़ा। 60 दिन। फिर काफी, ये कुछ था ही नहीं, सब निकल गया था, ग्लव्स जैसे निकलते हैं वैसे। नाना, हमारी दुआएं हैं कि आपको आगे ऐसा कोई हादसा ना हो, आपकी उम्र बहुत हो, आप लोगों का मनोरंजन करते रहें। वैसे भी वैसे जलते ही रहते हैं यार, ये सच्ची आग से। नहीं तो ये ऐसी जो चल रहा है हमारे इर्द गिर्द, डर तो होता है। फिल्मों के जरिए जितना कहने का मतलब कोशिश करेंगे उतनी करेंगे, लेकिन जो होता है इर्द गिर्द घटता है, उससे बड़ी कोफ्त होती है, तकलीफ होती है। हम तो बड़े खुशनसीब है कि हमारे पास माध्यम है, हमारी घुटन है, हम निकाल सकते हैं। जिनके पास कुछ है नहीं वो क्या करेंगे? मेरे पास ये अगर माध्यम नहीं होता तो मैं क्या करता? सच में कहता हूं कि मैं पागल हो जाता था, क्योंकि वो जो घुटन है वो निकाले कैसे हमारी बाहर। तो मुझे लगता है ये जो सफोकेशन है बच्चों का, आज के पीढ़ी का, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ये क्यों हो रहा है? उसको आउटलेट नहीं है, वो आउटलेट हमें चाहिए। जब आप स्क्रिप्ट सेलेक्ट करते हैं, रोल सेलेक्ट करते हैं, तो ये ध्यान में रखते हैं कि इस तरह की भावनाएं उसके अंदर उजागर हो, लोगों को सीखने का मौका मिले? मैं चेंज भी बहुत करता हूँ, दखलंदाजी बहुत करता हूँ, लेकिन उसमें मैंने कभी ये नहीं लिखा कि ये डायलॉग मैंने लिखे हैं या ये मेरा अपना है। वो जाता है उन्हीं को क्रेडिट। लेकिन इतने साल थोड़ा पढ़ता भी हूँ, थोड़ा लिखता भी हूँ, तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि नहीं ये मैं कर पाऊंगा, कहीं गलत होता है तो मैं कह देता हूँ। लेकिन ये मुझे भी बड़ी कोफ्त हो रही है इस वक्त। ये कल का भी हिस्सा जो मतलब वाकया हुआ हैदराबाद का, उसके पहले हुआ, अंदर कहीं छोटा होते जा रहा हूँ, सिकुड़ रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। सब कुछ ठीक था कल तक, आज ऐसे क्यों हो रहा है? और ये वजह यह है कि आज मैं एक बाप होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा भी कहीं ऐसे कुछ इसमें चला गया तो, मतलब ये मैं नहीं, सभी बाप सोच रहे होंगे।
इसका हल मुझे लगता है मैं यहाँ आया अच्छा हुआ, थक गया था, मैं सोच रहा था कि जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन मैं आया रजत, मैं सच कहता हूँ मैं खुश हूँ कि इस माध्यम से, इस माध्यम के जरिए मैं कुछ कह पाऊँगा, लोगों तक मैं पहुँचने की कोशिश करूँगा। अगर कोई गलत समझ रहा है मैं फिल्म प्रमोट करने आया हूँ तो वैसी बात नहीं, फिल्म चले ना चले वो उसका अपना मेरिट होगा, नहीं चले मैं कुछ नहीं कर सकता, जितना करना था मैंने कर दिया। लेकिन ऐसे भी बात नहीं कि हारा हूं, मुझे लगता है इसमें से ही बच्चे निकलेंगे, कल इसमें से कोई यहां होगा, फिर वही बैटन हाथ में लेके फिर वो दौड़ेगा, रिले है ये और क्या। पिछले 2 साल में हमने देखा है कि देश के नौजवान सड़कों पर निकले हैं, कई बार लीडरशिप के साथ, कभी बिना लीडरशिप के साथ, और उन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाया, भारत माता की जय लगाया और सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया। हाँ नहीं बिल्कुल करेंगे, आखिरकार ताकत तो हमारी यही है ना, हम तो फिर अभी थोड़े दिन के बाद आशीर्वाद के लिए ही रहेंगे ना, और क्या। मतलब आप मैं तो चलूंगा इनके साथ। दादा, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा, उसमें आपने कहा कि 13 साल की उम्र में जब मुंबई में स्कूल में गए तो आपको मन में ऐसा हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगा कि कोई मेरे से बात करेगा कि नहीं करेगा। 59 की बात है, यहाँ जब आया 7वीं कक्षा के लिए, मेरी मौसी है वो टीचर थी, तो सुधारने के लिए मेरी माँ ने गांव से मौसी के पास भेजा, तो अगले साल मौसी ने उसके बच्चे खराब ना हो इसलिए मुझे वापस भेज दिया। लेकिन ये था कि हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते, आज भी अंग्रेजी में सही तरीके से नहीं बोल पाता, ताकि वो कभी नौबत ही नहीं आई। जे स्कूल ऑफ आर्ट में गए तो वहां तो लैंग्वेज का कोई सवाल ही नहीं, ब्रश और पेपर है, पेंट है, और हमेशा लगता था कि इस शक्ल से सभी इतने, मेरे बाकी के भाई जो थे वो दिखने में अच्छे खूबसूरत थे और मेरी ये अपनी शक्ल थी, तो मुझे हमेशा लगता था कि मेरे माँ बाप उनसे ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे कम करते हैं। तो एक बार मैंने नाटक में काम कर दिया गांव में जब था, तो वो नाटक देखने के लिए पिताजी बंबई से गांव आए थे, तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा तरीका है पिताजी का ध्यान अपनी तरफ मोड़ने का, तो वैसे मैं थिएटर शुरू किया मैंने। लेकिन हमेशा मैं अपने आप को छोटा और कम समझते आया था कि मुझे लगा मुझ में कुछ कमी है, और फिर थिएटर के बाद मैं इनसे अलग, अब मैं वो वहाँ बैठे मैं यहाँ हूँ, तो ये मेरी जागीर रहती थी, मुझे देखने आए हैं, तो मैं बड़ा खुश होता था। तो आहिस्ता 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 वो कॉम्प्लेक्स चला गया, और फिर वो विश्वास अपने अंदर आया और थोड़ी घमंड जो दिखती है। 13 साल की उम्र में आपको फिल्मों के पोस्टर पेंट करने पड़े करता था, ताकि जो बिजनेस था हमारे पिताजी का वो चौपट हो गया, और फिर 13 साल की उम्र में हम नौकरी करने लगे फिल्म के पोस्टर्स। 8 किलोमीटर चल के जाना, 8 किलोमीटर वापस आना, दिन के 16 किलोमीटर, 35 रुपया महीना और एक वक्त का खाना। लेकिन मुझे लगता है उन दिनों ने जो सिखाया वो मैं कहीं नहीं सीख पाता, बिल्कुल उस वक्त ने जो सिखाया यस होता कहाँ है। मिलेगा सीखने को, कौन सी पाठशाला है ऐसी। अगर आप जानते थे कि ऐसा चेहरा है तो फिल्मों में कैसे आ गए, वो भी हीरो बनने के लिए? मैं थिएटर कर रहा था, स्मिता पाटिल की वजह से मैं फिल्म में आया, उसने जबरदस्ती मुझे, नाना तू फिल्म में आया, मैंने कहा मुझे नहीं करना, मैं आई एम हैप्पी विद थिएटर। लेकिन फिल्मों में हीरो की इमेज होती है सलमान खान, ऋतिक रोशन, बॉडी वाले, फंक, अच्छे तगड़े, जिनकी चेहरा मुहरा अच्छा है। आप जैसे दिखते हो वो रहेगा 1 मिनट 2 मिनट, 2 मिनट के बाद आप क्या करते हो। मेरा सवाल ये है, जब हम कैरेक्टर को निभाते हैं तो उसको जीना भी पड़ता है, तो गमन से लेकर के 2611 तक आप में क्या क्या बदलाव आए? जो रोल्स, जो कैरेक्टर्स आपने किए हैं उसमें उस कैरेक्टर्स को निभाते निभाते आप में क्या चेंजेस आए? नहीं, एक तो पहले समाज में जो घट रहा है उसकी वजह से मुझे जो बदलाव आता है, उसकी वजह से मैं उस तरह के किरदार करने की सोचता हूं, क्योंकि मुझ में जो बदलाव आता है, मेरी सोच में बदलाव आता है, उसकी वजह होती है सुबह का अखबार। वो अखबार में जो पढ़ता हूं उससे वो घुटन होती है, सफोकेशन होता है, चिढ़ आती है, वो सब कुछ है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे पास जरिया है जिसके जरिए ये सब निकल जाता है। लेकिन एक हाथ किरदार करते हुए मुझ में कोई बदलाव, परिंदा का करते हुए मुझ में कोई बदलाव आया का तो वो नहीं आया, लेकिन मुझे तकलीफ जरूर हुई। क्रांतिवीर करते हुए मुझे तकलीफ हुई। क्रांतिवीर 93 के जो कम्युनल राइट्स थे उस पर आधारित थी, तो उस दायरे से गुजरते हुए बहुत तकलीफ होती है, वो तो होना है। लेकिन उसमें मुझ में क्या बदलाव आया? मुझ में बदलाव नहीं आया, लेकिन वो तकलीफ, सोच में बहुत कुछ बदलाव आता है जब ये घटता है तब, और वो उसका परिणति होती है वो फिल्म बनाने में। 2611 ये परिणति है, क्रांतिवीर ये परिणति है।
ये सही है कि कई बार आप दूसरों के लिखे डायलॉग को किनारे कर देते हैं, अपना डायलॉग बोलने लग जाते हैं, जैसे वो मच्छर और हिजड़े वाला डायलॉग। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना। क्या करे साला, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता। नेवर सुबह घर से निकलो, भीड़ का हिस्सा बनो, शाम को घर जाओ, दारू पियो, बच्चे पैदा करो, सुबह तलक फिर एक बार मर जाओ, क्योंकि अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका है। क्या करे साला, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। अनफॉर्चुनेटली जो पहली 2 लाइनें हैं लोगों ने ध्यान में रखी, लेकिन उसकी जो आगे की पंक्तियां थी बहुत अच्छी लिखी थी, कविता समीर ने लिखी थी, yes. बहुत अच्छी लिखी है। बहुत अच्छी। जिसमें कहा कि आत्मा और इंसान मर चुका है। हाँ, अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका है। क्या करे साला, एक मच्छर आदमी। बहुत अच्छा लिखा। नाना, ये सही है कि फिल्म के सेट पर आप कई बार दीवारों से बात करने लगते हैं? हाँ, मतलब रिहर्सल को एक्ट्रेस ना आए तो दीवारों से ही बात करनी पड़ती है, वहां है ऐसे सोच के। लोगों ने कहा कि कई बार पंखे को देखते हैं तो बहुत देर तक पंखा देखते रहते हैं। भाई एक्टर हूँ, फैन तो चाहिए ना। फैन के साथ। और मैं ये भी सुना कि जब आपको तिरंगा में आपको और राजकुमार साहब 2 लोगों को एक साथ ले लिया था, तो लोगों ने मेहुल कुमार को कहा था कि तुम पागल हो गए, 2 पागल आदमी को एक साथ ले लिया। मतलब ये कहा था कि फिल्म पूरी नहीं होगी, लेकिन मैं आपको कह दूं, राज साहब इतने बेहतरीन इंसान थे। मतलब उनके बारे में लोग कहते थे कुछ और, इतना बेहतरीन इंसान, कमाल का। मतलब ये सुन के हैरान हो जाएंगे, वो घर से डिब्बा लाते थे स्वीट का। नाना आ जाओ, अंदर बैठ के, वो जैसे बच्चे को कैसे अपने थे वैसे, वो अलग अलग किस्म के थे। उनका एक बाहर का रूप अलग था और वो अंदरूनी बहुत अलग थे। वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। और एक जमाना था कि आपने डांस भी करना शुरू किया, तो बड़े अजीबोगरीब तरीके से डांस करते थे। हाँ, मतलब मैं कहता था कि वो हमारे डांस डायरेक्टर को ही रहते थे कि नाना जी ये ऐसे स्टेप ले लिए, नाना ये ऐसे करना है। मैंने कहा यार तू गाना चला, मैं नाचना शुरू करूंगा, एक टेक में जितना लेना है ले, क्योंकि दोबारा मैं वैसे ही नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे ही मालूम नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन मैं सुना कि आपके बेटे वो बहुत अच्छे डांस, बहुत बेहतरीन, मल्हार बहुत ही बेहतरीन नाचता, बहुत तो अच्छा। कभी उनसे 1-2 स्टेप सीखने की कोशिश की आपने? वो बड़ा भारी है यार, उसका पैर गिर जाए मेरे पैरों पे ना, अभी बहुत भारी हो गया है वो। बहुत अच्छा है वो बच्चा, शायद आगे चल के अच्छी फिल्में करेगा, देखते हैं। फिलहाल तो खुश है। आप डिस्कस करते हैं उनसे अपनी फिल्में? बहुत, वो तो एनसाइक्लोपीडिया है ये फिल्मों में, जो कौन किसका किसने क्या किया है उसको सब मालूम। बहुत ही अच्छा। लेकिन मैंने उसको कहा कि ये राय देने के बजाय अब तू तेरा अपना कर, शुरू कर काम, अब लोगों को राय देने दे तेरे काम पे, ताकि ये यहाँ बैठ के ये तू सही है गलत ये बोलना बहुत आसान है, जब तुम खुद करते हो तो पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। जनता, हम जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। सर, मेरा नाम अन्वेषा है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सर आपने अभी तक कितनी सारी मूवीज में काम किया, इतनी सारी खूबसूरत एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, आपको सर किसी के साथ अट्रैक्शन नहीं हुआ इस दौरान? मुझे सभी अच्छी लगी। और उनके अलावा कोई पर्टिकुलर नहीं, उन्होंने पूछा है कि किसी की तरफ आप अट्रैक्ट नहीं हुए? सभी की तरफ अट्रैक्ट हुए ना, वही तो बोल रहा हूं। कोई ऐसी भी थी जिसकी तरफ थोड़े ज्यादा अट्रैक्ट हुए? नहीं, सभी की तरफ ज्यादा ही हुए। नाना, मैंने सुना कि बाला साहब ठाकरे से बहुत मित्रता थी आपकी और शिवसेना ने आपको टिकट भी ऑफर किया था। मित्रता मतलब पिता समान थे वो, लेकिन पॉलिटिक्स मेरा कोई लेना देना नहीं। ओके। टिकट तो नहीं दिया था। नहीं, उन्होंने ऑफर किया था? नहीं। आपने कभी इच्छा भी जाहिर नहीं। और ये मैंने अखबारों में पढ़ा कि आप राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को साथ आए इसकी नसीहत दे रहे हैं। नहीं, मैंने कह दिया था कि आप अलग अलग मत रहो, साथ में कुछ करो काम, हमारा भला हो जाएगा। या ये कह दिया कि जाओ अपने भाई को समझाओ और नहीं समझे तो? नहीं, ऐसे नहीं बोलता, वो फिल्म के लिए है। और अन्ना हजारे से आप मिलने गए थे जब वो तिहाड़ जेल में थे? हाँ, बिल्कुल गया था। अन्ना हजारे के आंदोलन में आप हिस्सा ले रहे थे? बिल्कुल नहीं। तो किस लिए मिलने गए थे आप? बस मिलने गया, मैंने कहा अनशन मत करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो हाँ, उनकी तबीयत उस वक्त ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा अगर ना करे तो बेहतर होगा, क्योंकि आप जैसे लोग चाहिए जो प्रश्न उठाएंगे समाज के लिए, आपकी ज़रूरत है हम, तो आपको अगर कुछ हो गया तो ठीक नहीं होगा, तो आप अनशन मत कीजिए। इसीलिए लोग अंदाजा लगाते हैं कि नाना पाटेकर शायद राजनीति में आना चाहेंगे। शरद पवार जी मेरे अच्छे, पहचानता हूं मैं उन्हें,
सोनिया जी से मेरी अच्छी दोस्ती है। आप जिनका भी नाम लो, उनके साथ, सभी के साथ अच्छे ताल्लुकात है। वजह यह है कि आज तक उन्हीं के किसी के पास कुछ मांगा नहीं मैंने। जिस दिन आप कुछ मांगो उस दिन दोस्ती खत्म हो जाती है। आपने बोला कि हिंदू मुस्लिम को बीच फर्क नहीं करते, लेकिन जब उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र में पीटा जाता है तो आप खुद के सामने क्यों नहीं आते? आपका बयान हमेशा उसके अगेंस्ट ही होता है। मैंने हमेशा कहा है, मैंने ना तो कोई, एक तो मुझे अव्वल कोई हक ही नहीं बनता कि मैं महाराष्ट्रियन हूं या बिहारी हूं या दिल्ली का हूं, क्योंकि मैं कलाकार हूं, सभी जगह से मेरी रोटी का टुकड़ा आता है, तो मुझे हक नहीं बनता। मैं सिर्फ कलाकार हूं। सर आपने बोला आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। सर आपने बोला आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। आप उनकी बात सुनिए पहले प्लीज। मैं बिल्कुल ये मानता नहीं। तो मुझे रोटी कमाने का कहीं भी जाके हक है, वैसे किसी को भी है। मेरी रोटी बिहार से भी आती है ना। सिर्फ एक है कि मैं जहां जाता हूं वहां के नीति नियम मुझे पालने चाहिए। मैं बिहार में जाऊंगा या मैं कर्नाटका जाता हूं तो निन्ने हेसरे ये मैं बोलता हूं, वहां की भाषा में सीखने का प्रयास करता हूं। मैं पंजाब जाऊंगा, वो मेरे नाल पंजाबी में गल कर रहे, वो तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां की जाए, ये कोई जरूरी नहीं, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन वहां की भाषा सीखो तो बहुत आसानी हो जाती है कम्युनिकेट करना। मुझे मालूम है भाई, रजत मराठी नहीं है, लेकिन एक टूटी फूटी सही। अब मराठी में कुछ नाना आपकी तबीयत कशी है ऐसा आपने पूछा तो भी मुझे मेरी भाषा में मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की। सोनिया जी हिंदी बात करती है, आपको लगता है सोनिया गांधी जी हिंदी बात सही करती है, लेकिन जब वो हिंदी में बात करती है तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी भाषा में वो मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। मुझे दिक्कत है इसमें कोई नहीं सर। मुझे ये बिहार की न्यूज़पेपर में ये सुर्खियां बनी थी कि नाना पाटेकर ने बिहार के अगेंस्ट बयान दिया है। मैं कभी राज ठाकरे का आपने समर्थन किया था। तो पहले बिहार तेरा नहीं है, बिहार मेरा भी है, तो तेरे अकेले का बिहार नहीं है। सर ये मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था सर। थैंक यू। ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਬਟ ਨਾਰਮਲੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਚੰਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹਾਰ ਹੰਮ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਮੰਦ ਦੀ ਪਰੋਸਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਪ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬਚਿਆ ਆਹ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਦੇਖਣਾ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਚੈਨਲ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਚੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉੱਠਣਾ ਪਊਗਾ, ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਖਬਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਏ ਪਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ, ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੇ ਰੀਚ ਕੱਢੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦਿਮਾਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖਰਾਬ। ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਸ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਗੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜੀ ਆਪ ਆਮ कैसे खाते हो, चूसते हो ਜਾਂ काट के खाते हो। मतलब ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਨਾ ਪਾਟਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ।